नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और रुख करेंगे खबरों का। कानपुर से अहम खबर है, जहां कानपुर में आने वाले प्रमुख त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। चेटी चेटी चंड, ईद, चैत्र नवरात्र और रामनवमी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री स्तर पर हुई समीक्षा बैठक के बाद सभी सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, प्रशासन ने साफ किया है कि सभी त्योहार पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार ही मनाए जाएंगे और किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार फील्ड में तैनात रहेंगे और हर स्थिति पर नजर रखेंगे। इसके अलावा बिजली, पेयजल और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि त्योहारों के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और उल्लासपूर्ण माहौल में संपन्न कराना है। तो भर गया यार ये। हाँ, जो अभी एक त्योहारों का हमारी बड़ी श्रृंखला है, जिसमें कि चेटी चंद का त्यौहार है 20 मार्च में, और 20 मार्च में जुमा अलविदा भी हो सकता है, और फिर 21 मार्च में ईद का भी त्यौहार है, और प्लस नवरात्रि का भी प्रारंभ, चैत्र नवरात्र का जो नववर्ष है उसका भी प्रारंभ आज 19 मार्च से हो गया है। इस क्रम में अभी सिलसिला है, और 27 मार्च में फिर रामनवमी होगी और उसके उपरांत भी गुड फ्राइडे इत्यादि का त्यौहार है। तो सभी त्योहारों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 18 मार्च में एक समीक्षा वीसी देर रात की गई थी, और अधिकारियों को निर्देश दिए गए जो परंपरागत त्यौहार है उन परंपराओं को रखते हुए सभी त्योहारों को सभी मनाएंगे। कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जाएगी, और जो प्रशासनिक हमारा जो अमला है कानून व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, साफ़ सफाई के लिए, पेयजल के लिए, उसके लिए विशेष निर्देश दिए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर में मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए लगातार सक्रिय है। अधिकारियों ने बताया कि बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक अभिशाप है, जिसे खत्म करने के लिए समाज के सहयोग की बेहद जरूरत है। इकाई के प्रतिनिधि गौरव शर्मा ने जानकारी दी है कि चाइल्ड हेल्पलाइन पर मिली सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बाल श्रम रुकवाया है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम एक ऐसा कुचक्र है जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देता है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की सूचना से इसे रोका जा सकता है। चाइल्ड हेल्पलाइन एक टोल फ्री सेवा है जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चों का पुनर्वास कराया जाता है और संबंधित नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। मिशन वात्सल्य का उद्देश्य कोई बच्चा पीछे न छूटे, जिसके तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर बाजार के व्यापारियों और आम नागरिकों को बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूक किया गया है। उन्हें इस दिशा में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया है। कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल बोर्ड, वॉल पेंटिंग और जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वन 1098 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई लेडी है जो एक बच्चे को रस्सी पर चलवा रही है। उनका कार्य यही है जिससे वो पैसा कमाते हैं। तो ऐसे में उस सूचना को प्राप्त करने के बाद हमारी टीम जो सी वहाँ पर गई है और हमने वो उस बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया है और उस खेल को जो सा वो रस्सी में चला रही थी उसको बंद करवाया है और आसपास के लोगों को और उस लेडी को भी हिदायत दी है कि इसको स्कूल में भेजें, आप इससे इस प्रकार का काम ना कराएं। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से 1098 के माध्यम से आज बाल श्रम की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता और आउटरीच वर्कर मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस खेल को रुकवाया और आमजन को भी जागरूक किया कि इस तरह से अगर जो छोटे बच्चे हैं उनको रस्सी पर या इस तरह के कोई खेलों में इन्वॉल्व किया जाता है तो उसे रुकवाएं। और आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति पे रोक लगाने के लिए हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। और इसी कड़ी में जागरूकता शिविर भी अलग अलग जगह पर लगाए जा रहे हैं और आमजन को जागरूक
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में लंबे समय से बंद पड़ा हार्ट सेंटर एक बार फिर आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया। इस सेंटर का उद्घाटन हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हार्ट सेंटर के दोबारा शुरू होने से खासतौर पर गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे लोग जो महंगे निजी अस्पतालों में इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उन्हें सस्ती दरों पर दिल से जुड़ी बीमारियों का उपचार मिल सकेगा। यह हार्ट सेंटर पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इस मॉडल के तहत मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे। वहीं इलाज की लागत भी आम लोगों की पहुंच में रखी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाएं, ताकि किसी को भी इस इलाज के अभाव में परेशानी ना झेलनी पड़े। जो मीट शॉप की बात है, मीट शॉप खोलना कोई बात नहीं, मीट शॉप देखिए लोग मीट खाते हैं, लेकिन लाइसेंस के तहत जो जो नियम कायदे कानून है उनको पूर्ण करना पड़ेगा। ओपन में मीट लटका दें जिससे कि लोग खाने पर और बीमार हो जाएं, इसको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी। फ्रिज के अंदर और जो नियम कायदे कानून लाइसेंस के हैं उनको इम्प्लीमेंट करिए। मीट शॉप को लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन ओपन में लटका दें, ओपन में काट दें, ये तो सब नहीं चल सकता ना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर मां बमलेश्वरी मंदिर में तैयारियां पूरी हैं। इस बार नवरात्रि में जहां एक ओर हजारों ज्योति कलशों से बमलेश्वरी धाम जगमगाएगा, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए। इस वर्ष नीचे स्थित मंदिर में 901 और पहाड़ी पर स्थित मुख्य मंदिर में लगभग 7500 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। सभी दीप तेल से जलाए जाएंगे, जिससे पूरे धाम में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष वातावरण निर्मित होगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक डोंगरगढ़ में आस्था का सैलाब उमड़ता है और लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसे देखते हुए इस बार व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमौसम बारिश ने जहां एक और मौसम के मिजाज को पूरी तरह से बदल दिया, वहीं दूसरी ओर किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। बारिश से तापमान में आई अचानक गिरावट लोगों को राहत जरूर दे रही है, लेकिन खेतों में खड़ी फसल के लिए बारिश खतरे की घंटी बन गई है। आपको बता दें, खासतौर पर गेहूं की फसल और सरसों की फसल पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। किसानों का कहना है कि यदि इस समय सोने की बूंदें भी गिरती हैं तो उसका भी नुकसान होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी लखनऊ के थाना बंथरा क्षेत्र के नवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों के जहर खाने की खबर सामने आई। सुबह जानकारी होते ही गांव के साथ साथ इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई, वहीं पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। क्षेत्र के नीवा गांव में घटना से मातम फैल गया। मृतकों की पहचान तारावती 52 वर्षीय और बेटे संदीप 30 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं पिता रूप नारायण 55 वर्षीय, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। रूप नारायण को उल्टी करते देखकर उनके छोटे बेटे कुलदीप ने पुलिस को सूचना दी। उसने देखा कि मां और बड़े भाई संदीप बेसुध लेटे हुए हैं, दोनों के मुंह पर झाग लगा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को पास के अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में मां और बेटे को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं पिता का उपचार शुरू किया गया। सूत्रों के मुताबिक घटना परिवार की आर्थिक तंगी और कर्ज की वजह से हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है।
फोन करी ना तुम तो ये कि हमारे यहाँ दोनों लोग तो हम कहा कोई बात हुई गया का तो कहा कोई बात नहीं हुई। तो हम कहा अगर कोई बात हुई तो बताओ हमको। तो हम वही मतलब आधा घंटा उनके पास बैठे हैं वहाँ कमरे में। फिर उसके बाद भाई 11 बजने वाला था तो हम उठ के चले अपने घर। तो जब घर आ गए तो भाई 11 बज गया तो हम सो गए। तो छोटा वाला जो 4:30 बजे गया रोते रोते घर। तो दरवाजे में घोर आई चाची चाची। तो हम लोग उठ गए दोनों लोग मियाँ बीबी। तो उठे तो काला दद्दा मम्मी पापा दद्दा घोर आई को उठा नहीं। तो हम कहा चलो देखी थे। तो हुआ जब पहुँचे हम तो मेरी भाभी और भतीजा तो ख़त्म हो गया था। अब ये हम जानते हैं कि लोग ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हम पूरी हकीकत नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे इनके मकान से हमारा मकान दूरी पे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 के पावन अवसर पर भिलाई के सेक्टर 9 चौक में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशाल 51 फीट का भव्य भगवा ध्वज फहराया गया। सामूहिक रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और श्रद्धालुओं से मिलकर महाआरती हुई। आयोजन में उमड़ी हजारों की भीड़ ने पूरे वातावरण को भक्ति और ऊर्जामय बना दिया। नवरात्र में हम सभी माता रानी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, माताएं व्रत रखती हैं। तो ये बहुत ही पवित्र दिन है और हम सब जानते हैं कि भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है, मतलब देश का एक स्वरूप माना जाता है। तो उस देश के एक स्वरूप में इस सनातन का सर्वोच्च ध्वज ऊपर होना चाहिए। तो आज ये 51 फीट का राम जी का ध्वज यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पे सिद्ध हनुमान मंदिर भी है। तो राम जी और हनुमान जी एक हैं, उनका जहाँ हनुमान जी वहाँ राम जी। तो उसी ध्येय के साथ यहाँ पर ये ध्वज लगाया गया है और सनातन का ध्वज सबसे ऊपर होना चाहिए। तो आज वो ध्वज यहाँ पर राम जन्मोत्सव समिति ने फहराया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के मानसिक रोग विभाग में भर्ती एक अज्ञात महिला से सफाई कर्मचारी द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। रूटीन मेडिकल परीक्षण में महिला के करीब 5 माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। प्रकरण सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस टीम जांच में जुट गई। करीब 40 वर्षीय महिला पिछले लगभग 1.25 साल से मानसिक रोग विभाग में अज्ञात के रूप में भर्ती बताई गई है। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान गर्भावस्था का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। प्रारंभिक जांच में सफाई कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने की बात कही जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर मानसिक रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर A.K. मिश्रा द्वारा थाना सैफई में सूचना दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और महिला मरीजों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस टीम संयुक्त रूप से पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी है और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। पीजीआई के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर अरुण कुमार, उनके द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर एक अभियोग थाना सैफई पर पंजीकृत किया गया, जिसमें एक मानसिक रोग से ग्रसित महिला जो वहीं पर एडमिट थी, जिसका 14/6/2025 से इलाज चल रहा था। उसका जब उन्होंने चेकअप किया तो वो पाया कि वो लगभग 5 महीने की गर्भवती है। तो उनके द्वारा थाना सैफई पर इस बारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ये मामला सामने आया जहां मानसिक सफाई कर्मचारी ने मानसिक रोगी महिला से दुष्कर्म किया है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? देखिए, ऐसा है कि उस महिला की पुष्टि जैसे ही गर्भवती होने की हुई और उसके बाद से निश्चित तौर पर जो सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रशासन अमला है वो सत्ते में आ गया और सारी व्यवस्था इस तरह की थी कि क्योंकि इसमें ये पहले भी इस तरह की शिकायतें रही हैं कि सफाई कर्मचारी एक इसमें संलिप्त पाया गया और इसको लेकर के FIR दर्ज कराई गई। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मानसिक रोग
वार्ड के डॉक्टर AK मिश्रा, उनके द्वारा एक कंप्लेंट दर्ज हुई, तब उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। और निश्चित ही इसको देखते हुए जो सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हाई पूरा प्रशासनिक अमला है, उन्होंने मानसिक रोग विभाग के जितने भी डॉक्टर्स हैं और वहाँ जितने लोग काम करने वाले कर्मचारी हैं, सबको वहां से हटा दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में उस महिला को और पूरी जांच के लिए इटावा के जिला अस्पताल इमरजेंसी में भेजा गया है और वहां अभी भी उसकी जांच चल रही है। उसके कई केसेस में कई चीजों का स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि वो महिला मूल तरीके से वो बोलने में भी असमर्थ है और उसको वो ना बोल सकती है ना वो बहुत ज्यादा समझ सकती है, क्योंकि वो पहले से ही मानसिक रोगी थी। तो ऐसी स्थिति में उसको वहां पर एडमिट कराया गया था, उसका इलाज चल रहा था। लेकिन इस तरह की घटना से निश्चित ही एक नए सवाल खड़े हो गए कि क्या उसमें सुरक्षा के लेकर के कि अगर ऐसे कोई महिला वहां पर है जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और वो गर्भवती हो गई, तो तमाम सवाल भी हो रहे हैं और कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। और एक ऐसा मामला इसके आने के बाद कि मेडिकल परीक्षण के दौरान इसकी पुष्टि हो रही है, वो भी 5 महीने की गर्भवती, तो निश्चित ही जो नियमित जांच होती है उसमें भी कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई है। और अब पुलिस ने उस आरोपी को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उसका भी मेडिकल चेकअप इटावा के इमरजेंसी में जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। अभी उसके बाद उसके पूरी वैधानिक कार्रवाई होने के बाद उसको जेल भेजा जाएगा। अब इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो ये डिसाइड करेगी कि इस महिला का अगर वो बच्चा जो जन्म लेगा गर्भवती होने के बाद, उसको किस तरह से आगे क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे क्या उसका दिशा होगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे लालन पालन होगा, ये सारे सवाल हैं। अब निश्चित ही ये कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल कंडीशन है ऐसी ये समझने की, क्योंकि वो महिला खुद ही मानसिक रोगी थी तो अस्पताल में भर्ती हुई और उसके बाद अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में निश्चित रूप से प्रमोद, अगर देखा जाए ये बहुत गंभीर ये खबर है और ये अपने आप में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जैसी ये जगह सार्वजनिक जगह और यहाँ पर अगर कोई मरीज एडमिट रहता है तो वो मरीज सुरक्षित नहीं है, वो गर्भवती हो जाती है, वो मानसिक रूप से पहले से ही विकसित बताई जा रही है। ऐसे में उसका मानसिक रोगी थी, उसका इलाज चल रहा था। इतने समय से अब तक जब महिला की रूटीन जांच हुई तब जाकर ये खुलासा हुआ, इससे पहले कोई जानकारी नहीं हुई महिला के साथ किस तरीके से पहले से जो ये कृत्य चल रहा था, अब तक किसी को ये जानकारी नहीं हुई वहाँ किसकी ड्यूटी थी, कौन सुरक्षा में था और CCTV फुटेज वगैरह भी सब समय समय पर सारी ये जांच होती रहनी चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं। देखिए निश्चित ही इसीलिए कार्रवाई की गई है कि अब वहां पर पूरा मानसिक जो डिपार्टमेंट है, मानसिक रोग डिपार्टमेंट, उस पूरे डिपार्टमेंट के सारे जितने भी स्टाफ के लोग सबको हटा दिया गया है और नई नियुक्ति वहां पर नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि लापरवाही ही थी और लापरवाही ना होती तो इतनी जल्दी जो है उसको ट्रैक किया जा सकता था। जो इतना विलम्ब हुआ, इतना विलम्ब होने के पीछे की मुख्य वजह यही है कि कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई बरती गई और 5 महीने के बाद ये पुष्टि हो रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी सवाल खड़े होते रहे वहां पर, क्योंकि सफाई कर्मचारियों से आए दिन मरीजों और तीमारदारों के साथ बदतमीजी होना, झगड़े करना और चोरियों की वारदात होना तो ऐसी भी हो, क्योंकि आउटसोर्स से ये कर्मचारी लिए जाते हैं और आउटसोर्स से लिए गए सफाई कर्मचारी जितने भी हैं उनकी जांच की भी बात होनी चाहिए थी कि इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए था। लगभग 400 कर्मचारी वहां पर आउटसोर्स से लिया जाता है। तो ऐसे में ये सब सवाल खड़े करता है कि और अभी बीच में एक ये भी चर्चा थी कि वेरिफिकेशन की जब बात आई तो सारे सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि वो भी दबाव बनता है। तो अब अगर ये सब चीजों की एहतियात कहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर नहीं बरती जाएगी तो और भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चोरी की वारदातें या और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े करती है। बिल्कुल प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जांच में 5 माह की गर्भवती मिली महिला, जिसके बाद अब कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का पूरा मामला। और इस बीच वाराणसी से अहम खबर सामने आ रही, इस वक्त की अहम खबर आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। शिवपुर थाना क्षेत्र के UP कॉलेज का ये मामला है। वाराणसी से इस वक्त की आपको खबर दिखा रहे हैं। महाविद्यालय के खिलाफ छात्रों का जबरदस्त गुस्सा फूटा है। तो वाराणसी से खबर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के UP कॉलेज का ये पूरा मामला है। प्रशासन को अतिरिक्त फोर्स बुलाना पड़ा है।
वाराणसी से अहम खबर, यूपी कॉलेज में छात्र के 2 गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान छात्र को लगी है गोली। इस वक्त की बड़ी खबर, छात्र के 2 गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान छात्र को गोली लगी है। छात्र को 3 गोली लगने से उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। छात्र को बीएचयू ट्रामा सेंटर ले जाते समय मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कैंपस में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़। माहौल शांत कराने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि पुलिस को अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी है। 2 गुटों में यह टकराव हुआ। महाविद्यालय के खिलाफ छात्रों का जबरदस्त गुस्सा फूटा है। एक छात्र की मौत भी हुई है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के यूपी कॉलेज का यह पूरा मामला है। महाविद्यालय के खिलाफ छात्रों का जबरदस्त गुस्सा फूटा है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के यूपी कॉलेज का यह पूरा मामला है। 2 छात्र गुटों में टकराव हुआ है, जिसमें एक छात्र को गोली लगने से उसकी मौत हुई है। 3 गोलियां उसको लगी हैं। ऐसे में कॉलेज में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलानी पड़ी है। वाराणसी से अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। छात्र के 2 गुटों में टकराव हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तोड़फोड़ भी की गई है, मारपीट हुई है, जिसके बाद एक छात्र को गोली लगी है। 3 गोली एक छात्र को लगी है, जिससे उसकी मौत की भी खबर सामने आ रही है। मारपीट के दौरान छात्र को यह गोली लगी है। 2 गुटों और लोग पिस्टल निकाल कर उसकी खोपड़ी मार दिया। कौन था मारा जो है? इसका नाम मंजीत नाम है उसका। जी, किसको मारा है? लड़के का नाम सूर्य प्रताप, वो हॉस्टल का 2nd ईयर का स्टूडेंट है। दोनों साथ में पढ़ा थे या अलग पढ़ा था? उसका जो मंजीत नाम है उसका जानकारी नहीं है। जो उसको गोली लगी उसका नाम सूर्य प्रताप, वो हॉस्टलर है। तो क्या अभी वो जीवित हैं? अच्छा, ये दोनों रंजिश क्यों था? कोई वजह? वही रंजिश नहीं था, आपसी रंजिश कुछ नहीं था, बस मुँह देते हुए हल्का सा बस उसी में हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने वाराणसी से सामने आ रही है। अतिरिक्त फोर्स पुलिस को बुलानी पड़ी है। छात्र गुटों में टकराव हुआ है। 3 थानों की फोर्स पहले से मौजूद थी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। यूपी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट के दौरान एक छात्र को गोली लगी है। 3 गोलियां लगने से छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। वाराणसी से इस वक्त की यह बड़ी खबर, छात्र को 3 गोली लगने से उसकी मौत की खबर है। तो छात्र को बीएचयू ट्रामा सेंटर ले जाते समय उसकी मौत हुई है, यह जानकारी सामने आ रही। कैंपस में छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। आगजनी और तोड़फोड़ भी छात्रों ने की है। विकी डे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकी डे, वाराणसी में एक महाविद्यालय में 2 छात्र गुटों में मारपीट की घटना सामने आई। एक छात्र को गोली लगने से मौत हुई है। कैसे ये उपद्रव हुआ है? 2 गुटों में क्यों मारपीट हुई है? क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दें कि वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर में दिन दहाड़े जो बीएससी के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है और वो 2 पक्षों में हालांकि लड़ाई हुई थी। हत्या हमलावर जो था उन्होंने जो है 8 गोली उसमें चलाई है, जिसमें से 4 सीने में, 4 कनपट्टी में लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। जिससे कि पूरे परिसर में स्कूल कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। उसके बाद जो है हमलावर यहीं तक नहीं रुका, वो हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भागा। जब वहाँ के जो छात्र है उन्होंने विरोध करना चाहा और जिसको गोली लगी तो वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा जमीन में, लेकिन जो बात बचने के लिए बीच वो जो है हवाई फायरिंग करते हुए जो है निकल गया। लेकिन इसके बाद जो है पुलिस को सूचना लगी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जो घायल छात्र था उसको लेके ट्रामा सेंटर भेजा गया। लेकिन जहां ट्रामा सेंटर पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात जो है आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान संकाय में हुई है। फिलहाल कॉलेज में 5 थानों की पुलिस फोर्स पूरी तरीके से अभी तैनात है और माहौल को किसी पूरे नियंत्रण में रखा गया है। बिल्कुल विकी डे, अगर देखा जाए जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी है, अब ये इसका मूल कारण क्या है? तोड़फोड़ भी की गई है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलानी पड़ी है। मौजूदा हालात क्या हैं विद्यालय के और क्या कुछ छात्र घायल भी हुए हैं?
बिल्कुल आपको बता दें मनोज कि अभी जो है अभी की जानकारी में बताऊं आपको, जो छात्र था वो उसकी जो मृतक जो है उसकी पहचान जो 23 वर्ष सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई है और वो गाजीपुर का रहने वाला है। जबकि आरोपी वाराणसी के चांदमारी इलाके में वो रूम लेकर रह रहा था। लेकिन अभी की फिलहाल मैं स्थिति की बात करूं तो इसके अलावा कई छात्र जो है आगजनी की है, जिसको लेकर छात्रों में एक अलग रोष है और वो लगातार इसकी विरोध कर रहे हैं कि किस तरह से जो वारदातें हुई है कॉलेज परिसर में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि वाराणसी में जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन है और जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस यहाँ पे लगाई गई है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस लगी है। जी विकेट, इस महाविद्यालय में पहले से भी क्या छात्रों में आपस में तनाव था और ये इस तनाव की मूल वजह क्या है और अचानक ये घटना घटित हुई या पहले से इसकी आग जो है सुलग रही थी? और जो दो गुटों में इस विवाद का मूल कारण क्या अभी तक कुछ सामने आया? कोई जातीय संघर्ष, कोई व्यक्तिगत लड़ाई या कोई किस एंगल की वजह से ये लड़ाई हुई है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि वाराणसी पुलिस फिलहाल अभी इसकी शायद तक जो वो चल रही है, जांच चल रही है कि आखिर वजह क्या थी जो दो गुटों में इस खूनी संघर्ष को अंजाम दिया। जो पहले भी हालांकि इस कॉलेज में जो है इससे पूर्व में भी वारदातें हो चुकी है। ये कॉलेज पहले से इसी तरह रहा है, वारदातों में रहा है, और लेकिन इसके बाद फिर जो है स्थिति सामान्य हो जाती है। लेकिन आज जो है पुनः एक बार जो है वाराणसी के इस कॉलेज परिसर में एक खूनी जो घटना हुई है, जिस जो छात्र की मौत हुई है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रशासन जो है लगातार जांच पड़ताल कर रही है और कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर वजह क्या थी इसके पीछे जो गोली मारने की जो इस प्रकार की जो घटना हुई है, इसको खंगालने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे ही जानकारी होगी मैं केन्यूज से साझा करूंगा। फिलहाल अभी जो जांच जारी है। विकेट, एक और अहम सवाल, इस महाविद्यालय में जो छात्र गुटों के अलावा सैकड़ों की संख्या में जो छात्र छात्राएं जो हैं या एहतियातन उनको घर भेज दिया गया है, कॉलेज को खाली करा लिया गया। और सबसे अहम बात, कॉलेज में गोली लगती है छात्र को, कैसे पिस्टल लेकर या तमंचा लेकर या इस तरीके की अवैध चीजें लेकर छात्र कैसे विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, इसको लेकर प्रबंधन ने कोई ठोस जानकारी दी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कॉलेज परिसर में जो हथियार या पिस्टल जो भी कह लीजिए आप, इसको लेके जाना ये बहुत ही एक अहम सवाल रखता है कि जो जांच का विषय है कि विद्यालय परिसर में कोई कैसे जो हथियार लेके जा सकता है। और पूर्व में भी इसमें बड़ी घटनाएं हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें यूपी कॉलेज लगातार जो सुर्खियों में रहा भी है। इससे पूर्व जो है उस परिसर में एक मस्जिद थी जिसको तोड़ने के लेके विवाद लगातार हिंदू संगठनों द्वारा किया गया। ये लगातार विवादों में रहा है। इसको लेके जो प्रशासन की भी एक पैनी नजर बनी रहती है इस विद्यालय में। लेकिन आज जो घटनाएं हुई है, प्रशासन को कभी इसकी आशंका नहीं थी। फिलहाल जो है अभी पूरी जांच यहाँ पे चल रही है। और बात करें छात्रों की, तो छात्र अभी जो है यहाँ पे मौजूद है। कुछ छात्र जो रोते बिलखते थे, जिससे करीबी थे, जो उनके साथ के सहपाठी थे, जो पढ़ रहे थे, उनके साथ के जो बैच के लोग थे, वो उनका रो रो के बुरा हाल है। और कुछ छात्र जो है ट्रामा सेंटर पे पहुंचे हैं उनके हाल परिजनों को वो करने के लिए जो स्थिति है। लेकिन फिलहाल अभी बड़ी संख्या में फोर्सेज है और लगातार इस पर छानबीन की जा रही है। और कुछ लोगों से जो है जानकारी भी मिली है, जो प्रत्यक्षदर्शी थी, उन्होंने बताया। बिल्कुल विकेट, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम इस महत्वपूर्ण खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए। तो छात्र को 3 गोली लगने से उसकी मौत हुई है। छात्रों के 2 गुटों में ये झड़प की घटना सामने आई है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।